हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है तमिल कहानी के विकास में जयकांतन के अवदान पर विचार कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही एमएचडी से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमिल कहानी की परंपरा अति प्राचीन है, परंतु वास्तव में कहानी का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आधुनिक कहानी 20वीं शताब्दी की देन है। आधुनिक तमिल कहानी का उद्भव भी 20वीं शती में हुआ था। हालांकि 18वीं शताब्दी में वीर मामुनिवर की परमार्थ कुरुकदे और 19वीं शताब्दी में श्रीलंका के शिंदियाकों की कथा चिंतामणि नामक कहानियों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक तमिल कहानी को नई राह ववेशु अय्यर के कहानी लेखन से मिली। आधुनिक तमिल कहानी का जनक कहलाने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। उनके कहानी संग्रह में उन्होंने वीरता, प्रेम, करुणा आदि भावों से पूर्ण कहानियां लिखी। इनकी कहानियां आदर्शवादी व यथार्थवादी दोनों स्वर लिए हुए हैं। इस दौर के अन्य कहानीकारों में तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रम अय्यर भारती का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सुब्रमण्य भारती ने राष्ट्रीयता से भरपूर कविता लिखी। साथ ही भारती की स्वर्ण कुमारी जैसी कहानियों ने आधुनिक तमिल कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वी.एस. रामैया, राजगोपालन आदि का नाम तमिल कहानी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले कहानीकारों में शामिल है। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इन कहानीकारों ने तमिल साहित्य के लिए सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर कहानियां लिखी। इनमें नवीन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करना चाहा। मिथकीय कथा का युगानुकूल प्रभावशाली विवेचन किया। वी.एस. रामैया ने आदर्शवादी कहानियां लिखी, तो राजगोपाल ने प्रेम, पारिवारिक जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर सरस व सरल शैली में कहानियां लिखी है। इस दौर तक आते आते तमिल कहानियों के वैविध्य आने लगे और कहानियों के स्वरूप में अनेक नवीन प्रयोग भी होने लगे थे। शुद्धानंद भारती ने राजनीतिक विचारों के साथ साथ बाल विवाह, छुआछूत आदि सामाजिक समस्याओं पर भी कहानियां लिखी। शुद्धानंद भारती ने धार्मिक भ्रष्टाचार, बहायाचार, ढोंग, पाखंड आदि का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। उनकी पहली कहानी कपट सन्यासी कथाकार की सामाजिक जागरूकता और धार्मिक सचेतनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम दशक की कहानियों ने देश की आर्थिक स्थिति तथा समाज में निर्धन की मार्मिक स्थिति का
जीवंत चित्रण किया है। तमिल कहानी में स्वतंत्रता पूर्व के रचनाकारों में अखिल का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने पुरुष स्त्री के संबंध, नारी हृदय के चित्र संबंधी कहानियां लिखी। 1950 के आसपास तमिल कहानी का परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। सुंदर रामस्वामी, जयकांतन, जे.एम. हुसैन, राजम कृष्णन, एस. लक्ष्मी सुब्रमण्यम आदि ने बदलती सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को उकेरा है। नारी शिक्षा, नारी की सार्वजनिक क्षेत्रों में सहभागिता, परिवार नियोजन, राजनीतिक चहल पहल, पारिवारिक संबंध आदि को अपनाकर तमिल कहानीकारों ने तमिल कहानी की दिशा बदल दी। घर से भागकर 12 साल के जयकांतन अपने चाचा के यहाँ पहुंचे, जिनसे उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में सीखा। बाद में चेन्नई आकर जयकांतन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका जनशक्ति में काम करने लगे। दिन में प्रेस में काम करते और शाम को सड़कों पर पत्रिका बेचते। 1950 के दशक की शुरुआत से ही वे लिखते आ रहे हैं और जल्दी ही तमिल में जाने माने लेखकों में गिने जाने लगे। हालांकि उनका नजरिया वाम पक्षीय ही रहा। वे खुद पार्टी के सदस्य ना रहे और कांग्रेस पार्टी में भर्ती हो गए। 40 उपन्यासों के अलावा उन्होंने कई लघु कथाएं, आत्मकथा और रोमेन रोलाल्ड द्वारा फ्रेंच में रची गई गांधी जी की जीवनी का तमिल अनुवाद भी किया है। जटिल मानव स्वभाव के गहरे और संवेदनशील समझ के हेतु उनकी कृतियों को तमिल साहित्य की उच्च परंपराओं की अभिव्यक्ति के लिए 2002 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मद्रास आकर सीपीआई के साथ उनके जुड़ाव ने आंदोलन के विचारों को स्थापित किया। यहाँ उन्हें पीव जीवनानंद और एस. रामकृष्णन जैसे नेताओं का साथ मिला। पार्टी के नेताओं ने उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के लिए स्नातक होने के बाद उन्हें विश्व साहित्य, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र और पत्रकारिता से संबंधित विषयों के बारे में जानने को मिला। यह इस समय के दौरान था। जयकांत ने कम्युनिस्ट समर्थन पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू किया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद की पार्टी के सबसे शीर्ष लेखकों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनकी शुरुआती रचनाएं पहले पार्टी के अखबार जनशक्ति में प्रकाशित हुई और जल्द ही सरस्वती, थमराई, संति, मिनिथस और समरन जैसी अन्य पत्रिकाओं ने उनकी रचनाएं प्रकाशित की। उनकी शुरुआती रचनाएं उन झुग्गियों में रहने वालों की दुर्दशा पर केंद्रित थी जो पार्टी कार्यालय में और आसपास बसे थे। जयकांत ने अपनी पहली लघु कहानी एक तमिल पत्रिका के लिए लिखी थी जिसका शीर्षक है सोवाब्यति, जिसे 1953 में प्रकाशित किया गया। शुरुआती सफलता के बाद जयकांत ने आनंद विक्टन, कुमारन और दिनमणि कादिर जैसी मुख्य धारा की पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया, जिन्होंने कई लघु पत्रिकाएं प्रकाशित की। कहानियां विशेष रूप से 1960 के दशक में
जयकांत ने अपने उपन्यास पर आधारित उन्नीपोल ओरुवन नामक एक उद्यम का सह निर्माण करके निर्देशन करके फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि एक व्यावसायिक विफलता, इन्होंने 1965 में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जीता। अगले वर्ष उन्होंने अपने नाम के उपन्यास पर आधारित एक और फिल्म बनाई जिसमें नागेश ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बाद में इसे भीम सिंह द्वारा इसी नाम की फिल्म में रूपांतरित किया गया, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म की सफलता से प्रेरित होकर भीम सिंह ने अपने नाम के उपन्यास पर आधारित एक और फिल्म को बनाया। जयकांत की अधिकांश कृतियां रिक्शा चलाने वालों, वेश्याओं और चीरहरण करने वाले लोगों के चारों तरफ घूमती है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि चेन्नई में अपने शुरुआती दिनों के दौरान उन्होंने ऐसे लोगों के बीच अपना जीवन बिताया, इनसे उन्हें उनके प्रति एक पसंद विकसित करने के लिए प्रेरित किया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना तमिल कहानी के विकास में जयकांतन के अवदान के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।